स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री गुरु कोचिंग जगदलपुर में। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो प्रीवियस क्लास के आगे का होगा। देखिए, केयर एंड मैनेजमेंट का ये चौथा पार्ट है और आप लोगों को लग रहा होगा कि ये पार्ट इतना लंबा जा रहा है, ये टॉपिक इतना लंबा क्यों जा रहा है। देखिए, इसके लंबा जो आपके टॉपिक का लंबा होने का रीज़न ये है कि इसमें विभिन्न प्रकार के पशुओं के बारे में हमें बहुत अच्छे से जानना है कि उनके लक्षण क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है, इनकी देखरेख कैसे की जाती है। अब वो आपका सामान्य पशु से होता हुआ गर्भवती, फिर उनके बच्चे, फिर सांड, सारी जो प्रकार के आपके जानवर हैं, इनके बारे में जानना है, इसलिए टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो रहा है। पर फाइनली आज ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इससे पहले क्लास में हमने देखा था कि प्रेग्नेंट काउ से रिलेटेड हमने जो भी आपका गाय था उससे संबंधित जानकारी देखे थे कि उसके लक्षण क्या है, उसकी देखभाल कैसे की जाती है। अब आपका जो गाय है वो बच्चा या जो आपका काफ है इसको निकालने के पूर्व में जस्ट कुछ महीने या कुछ दिनों पूर्व के लक्षण क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं सिम्टम बिफोर पास्चुरेशन, मतलब ब्याने के पूर्व के लक्षण। तो सबसे पहला, पशु एकांत में रहने की इच्छा जाहिर करती है। अब देखिए, इससे पहले गर्भवती गाय के लक्षण में भी यही पॉइंट था। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि गाय के गर्भ धारण करने से लेके उसके जो बच्चे हैं या ब्याने के पूर्व तक उसके यही लक्षण बने रहते हैं। उसके बाद भूख धीरे धीरे खत्म हो जाती है, ये भी लक्षण आपकी गर्भवती गाय के ही थे। इसके बाद यहाँ से आपका शुरू होता है एक्चुअल जो सिम्टम्स हैं कि पेल्विक लिगामेंट तथा मांसपेशियाँ ढीली हो जाती है। पेल्विक लिगामेंट मतलब आपका जो शरीर का पीछे का हिस्सा था ना वो ढीली पड़ने लगती है, वहाँ पे आपका स्वेलिंग आने लगता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है कि ये सिम्टम है कि अब जो आपकी गाय है वो पास्चुरेशन के टाइम पे आ चुकी है। इसके बाद दर्द के कारण पशु बार बार उठता बैठता है। देखिए, सेम यही आपका जो सिम्टम क्या था आपके प्रेग्नेंट काऊ का था कि स्वेलिंग होने से, उसके पेट में फूलने से क्या होता है, बच्चे के इधर उधर मूवमेंट करने से थोड़ा पेन होता था। और यही पेन जो रहता है इसका एक्सटेंडेड फॉर्म, मतलब गर्भवती गर्भधारण के समय तो उसको जो पेन होता था, पर ब्याने के पूर्व उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि उसकी नेचुरल ओपनिंग होने लगती है। जो आपका एनल पोर्शन है वहाँ से नेचुरल ओपनिंग होती है। ठीक है, ये जो आपका एनल पोर्शन है ना, यहाँ से नेचुरल ओपनिंग होती है, जिससे कि उसको पेन बहुत ज़्यादा आने लगता है। उसके बाद बार बार मूत्र त्याग करता है, गोबर पतला होता है। ठीक है, पिछले पैर के ऊपर के पुट्ठे नीचे हो जाते हैं, पूंछ के पास दोनों टांग गड्ढे बन जाते हैं। ये सारे सिम्टम आपके प्रेग्नेंट काऊ के थे। जो आपको मेन याद करना है वो कौन सा, एक तो पेल्विक लिगामेंट है और ये वाला प्रसव शुरू होने के पूर्व योनि से सफ़ेद कलर का तरल पदार्थ जो म्यूकस रहता है वो रिलीज होता है। ये म्यूकस एक सिम्टम रहता है। देखिए, प्रेगनेंसी काउ में भी म्यूकस रिलीज होती है, पर जो आपका पास्चुरेशन के टाइम पे ना जो म्यूकस का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लगातार उसके पूंछ के हिस्सों से ना ये म्यूकस फ्लूइड होते रहता है। इसके बाद प्रसव के अंतिम दिनों में अयन बड़ा हो जाता है तथा कुछ पशुओं के थनों में दूध भर जाता है। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमने उससे दूध ज़्यादा लिया नहीं था, जितना मिल्क प्रोडक्शन है उसका उससे कम लिया जा रहा था। तो ये रीज़न होता है कि जो अयन है वो क्या है, फूलने लगता है, और उसके फूलने का रीज़न रहता है कि उसमें दूध भर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है, गाय व भैंस अपनी जीभ बार बार निकालती है। ठीक है, जीभ निकाल के लार जो रहता है उनकी जीभ से बार बार टपकते रहता है, और यही रीज़न रहता है कि वो हाँफने लगती हैं, थक जाती हैं, दर्द में रहती हैं। नेक्स्ट जो रहता है, ब्याने के समय सावधानी। अब ये प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कहा था कि आपकी जो प्रेगनेंसी का टाइम से लेकर डिलीवरी टाइम तक जो आपकी गाय है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती है, उसको बाहरी कारों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए ये देखते हैं। तो ब्याने के लिए अलग कमरे में पुआल या नर्म चीज़ें बिछा देनी चाहिए। ठीक है, जो आपका सेपरेट रूम मैंने बताया था ना, 12x12 का जो रहता है आपका आइसोलेशन वाला, जो मैंने रूम बताया था डाउन कवर वाला, वहाँ पे क्या करते हैं, पुआल बिछा देते हैं। आपका लिटर जो रहता है एकदम नरम होना चाहिए, जिससे कि गाय को आराम महसूस हो। उसके बाद ब्याने से पहले और बाद में गर्म दलिया देना चाहिए। ठीक है, ये प्रोटीन के लिए दिया जाता है कि उसको एनर्जी मिले। फिर ब्याने के पूर्व बाद में पीने के लिए गर्म पानी देना चाहिए। आपके एक साल सवाल पूछा भी है, ठीक है, कि गाय को गर्म पानी किस समय दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या रहता है, जो ब्याने के जो पास्चुरेशन के टाइम के पहले या जस्ट बाद में जो रहता है, जब बच्चे डिलीवर हो जाते हैं उस टाइम उसको गर्म पानी पिलाना चाहिए, ताकि उसका बॉडी जो है वो नॉर्मल हो सके। ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा पेन में रहती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट मतलब एनर्जी लॉस होता है, तो ये गर्म पानी जो रहता है ना उसकी बॉडी को नॉर्मल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद पशु को स्वाभाविक रूप से बयाने दे। अगर परेशानी देखे तो पशु चिकित्सालय या जो पशु चिकित्सक है उससे
जो है संपर्क स्थापित करें। इसका सीधा सीधा तौर ये कहना चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। अगर नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम हो रहा है, नेचुरल ओपनिंग के थ्रू अगर आपका बच्चा नहीं निकल रहा है, तो उस कंडीशन में आप जो भी वेटेरियन डॉक्टर्स होते हैं ना, जो आपके पशु चिकित्सक, उनके पास जाइए और इनसे संपर्क कीजिए। नेक्स्ट जो रहता है, गाय के ब्याने के 5 से 8 घंटे में जेर, जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं, वो गिरा देती है। अगर नहीं गिराती है तो आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए। प्लेसेंटा मतलब जो आपको पता होगा, ठीक है, ये क्या रहता है ना, जो पशु, जैसे मैंने बताया ना, बच्चे के बाहर एक जो धागे नुमा जो संरचना रहती है जिससे बच्चा जुड़ा रहता है, इसी को प्लेसेंटा या जेर कहते हैं। ये ऑटोमेटिकली नेचुरल अगर प्रोसेस होता है ना, तो 5 से 8 घंटे में ना ये ऑटोमेटिक गिर जाती है। अगर नहीं गिरती है तो आपको चिकित्सक या जो आपके डॉक्टर हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, उनसे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर ब्याने के आधे घंटे बाद दलिया के साथ गुड़, अजवाइन, सौंठ व नमक देना चाहिए, ठीक है, ये एनर्जी के लिए दिया जाता है। फिर जेर डालने के पश्चात गाय को गर्म पानी से नहलाकर पोंछ देना चाहिए। इसका रीज़न ये है ना कि प्रसूति के जस्ट बाद, जो आपका डिलीवरी होता है ना, उसके जस्ट बाद उसका पिछला हिस्सा गंदा हो जाता है, और गंदे हिस्से को साफ करना जरूरी है, क्योंकि वहाँ फिर इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर इन्फेक्शन हुआ तो फिर दिक्कत रहती है, क्योंकि मैंने फिर बताया वो सेंसिटिव रहती है बहुत ज़्यादा। फिर गाय का दूध निकालने व बच्चों को भी दूध पिलाना चाहिए। अब देखिए, अभी तक हमने देखा था कि डिलीवरी के टाइम पे जब गर्भधारण किया हुआ था, तो उस समय दूध दो जो आपका निकालने का था, मिल्किंग, वो कम किया जाता था या नहीं किया जाता था। उसको लास्ट के 3 महीने तो बिल्कुल उसको ड्राई काउ के रूप में छोड़ दिया जाता था। बट जैसे ही डिलीवरी होती है, अब दूध जरूरी है, क्योंकि बछड़े के विकास के लिए ये बहुत आवश्यक है। उसके बाद नवजात शिशु की नार, या जिसको जेर बोलते हैं, उसको सावधानी से 5 सेंटीमीटर छोड़कर काट कर टीचर आयोडीन लगा देते हैं, ठीक है। प्रायः देखा जाता है कि कुत्ते जेर व नार को काट ले जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ये तो इंसानों के केस में भी होता है कि जो आपका जो प्लेसेंटा रहता है उसको कुछ सेंटीमीटर छोड़ देते हैं जिससे कि हार्म ना हो, और ऐसा नहीं कि पूरा प्लेसेंटा काट देते हैं, कुछ प्लेसेंटा का हिस्सा छोड़ देते हैं। ये इंसानों में भी होता है, वो ऑटोमेटिकली कुछ महीनों में ना वो झड़ जाता है। तो सेम यही चीज़ क्या होता है जानवरों के केस में होता है कि 5 सेंटीमीटर तक आप छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, वहाँ जो टीचर आयोडीन रहता है उसको लगा के आप कट कर दीजिए, और जो कट करने के लिए आप इम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे वो न्यू होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, रस्ट या जंग नहीं लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी पुराने इम्प्लीमेंट उठाया भाई काट दिए, ठीक है, इसमें इन्फेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद ब्याने के बाद गाय व भैंस को जो खाना दिया जाता है, ठीक है, उसमें क्या रहता है, आप गुड़ मिला के दे दो या दली हुई सरसों मिला के दे दो, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा माना जाता है। ये जौ है ना, ये नौ लिखा गया है, ये जौ तथा गुड़ है, उसका जो मिश्रण है उसको देते हैं। यदि यदि पशु जो जेर है प्लेसेंटा वो खुद से नहीं निकाल पा रही है, मैंने बताया 5 से 8 घंटे में वो गिर जाना चाहिए। अगर नहीं गिरा तो उस समय पे बांस की हरी पत्ती, ये आपको पूछा गया ना, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में है, इसको ध्यान से समझेंगे, कि बांस की हरी पत्ती को उबालकर गाय को पिलाना चाहिए। अगर ये चीज़ से भी नहीं झड़ रहा है तो फिर 750 ग्राम गुड़, 60 ग्राम अजवाइन, सौंठ और मेथी के दाने 1 लीटर पानी में उबालकर पिलाना चाहिए। यही सबसे इंपॉर्टेंट आपका पूछा था, पेपर में आया था कि जेर निकालने के लिए किन पदार्थ का मिश्रण रहता है। ऑप्शंस में थे गुड़ प्लस अजवाइन था आपका, ठीक है, बाकी जो भी ऑप्शन से मुझे याद नहीं आ रहे हैं, बट ये जो है आपके, ये याद रखना है क्या है, गुड़ है, अजवाइन है, सौंठ है और मेथी है। अच्छा, जो आपका बेम्बू की पत्तियों को उबाल के देने से क्या रहता है ना, जेर निकल जाता है ऑटोमेटिकली, या फिर आपका ऑक्सीजन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। ये आपका जो केमिकली किया जाता है वो ऑक्सीजन हार्मोन है। नेचुरली जो किया जाता है, या तो आप बांस के पत्ते का उपयोग कर लीजिए, पर जो मेन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो है आपका गुड़, अजवाइन और सौंठ, मेथी का जो मिश्रण है उसको। उसके बाद पशु को हरा चारा जिसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो वो देनी चाहिए। आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट सीधा सीधा रिलेट करता है एनर्जी से। उसके बाद खली एवं दानों को धीरे धीरे देना चाहिए। देखिए, जब पास्चुरेशन का प्रोसेस होता है ना, उसके तुरंत बाद दाने नहीं देने चाहिए, क्योंकि देखिए दाने डाइजेस्ट करना ना थोड़ा सा दिक्कत होता है। और पशु क्या रहता है, आपका जो गाय रहता है वो सेंसिटिव है, ठीक है, नाजुक है, तो डाइजेशन जो होता है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए उसको क्या करते हैं, हरा चारा देते हैं, जिससे कि वो इजीली डाइजेस्ट भी कर ले, और हरा चारा स्वादिष्ट भी होता है। ब्याने के पश्चात गाय को आहार में 16 से 18% पाच्य कच्ची प्रोटीन, जिसको डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन, और 70% टीडीएन देना चाहिए। ये रेशियो आपका एग्जाम में पूछा गया है, शायद रिसेंटली 2017-18 में ही पूछा गया है, तो इसको आप याद रखेंगे क्या, 16 to 18% डीसीपी और 70% टीडीएन। नेक्स्ट है आपका नवजात बछड़े की देखभाल। अब आपका गाय की बात हो गई, गाय के प्रेगनेंसी की बात हो गई, डिलीवरी की बात हो गई, अब बात आती है बच्चे की।
तो बच्चे के केस में क्या किया जाता है, तो देखिए कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बेसिक है, आप सभी को पता होगा कि शरीर गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ कर देना चाहिए, मुंह को साफ करना चाहिए, ठंड एवं गर्मी से उसकी बचाव करनी चाहिए। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप सभी को पता होगी। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो नार या जो जेर है उसको सावधानी पूर्वक बिना जंग लगे चाकू या नए ब्लेड से काटना चाहिए। ये सवाल पूछा गया है कि जेर को काटने के जो यंत्र है उसमें क्या होना चाहिए। तो देखिए एक तो शार्प होना चाहिए आपका जो ब्लेड रहेगा, दूसरा जंग बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, वरना इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा चांस है, और इन्फेक्शन हुआ तो आपके पशु में बीमारी आई और फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा यार। उसके बाद क्या है, जो बच्चे के बढ़े हुए खूर को सावधानी से काट देना चाहिए, ठीक है, जो खूर रहते हैं जो बढ़ गए हैं उसको काट दो। नवजात बच्चे को खींच देना चाहिए, ये भी आपका क्वेश्चन आया है, ये तो पता नहीं ना जाने 3 4 5 है किस किस एग्जाम में पूछा है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ये मान लीजिए कि बच्चे को या जो बछड़ा है उसको जन्म के तुरंत बाद क्या पिलाना चाहिए, तो खीस जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा है। इसके बाद दूध पिलाने के पश्चात बच्चे को मुंह पर थाली या सॉरी जाली या फिर कुछ भी एक हिस्सा बांध देने चाहिए, क्योंकि देखिए बच्चे जो हैं वो चंचल होते हैं, वो इधर उधर कूदते हैं, कोई भी चीज़ दिखा वो उसको खाने के लिए कोशिश करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना हो इसलिए क्या करते हैं हम उनके मुंह में जो है वो जाली बांध देते हैं। बचपन में होता है ना, हम लोग भी मिट्टी खा लेते थे या कुछ भी गिरा हुआ खा लेते थे, अब नासमझ रहते थे तो कर देते थे, तो वैसे बछड़े भी होते हैं मासूम से नासमझ। उसके बाद बच्चे के मुंह में सरसों का तेल सप्ताह में 1 2 बार मलना चाहिए, मतलब सीधा सीधा क्या है, मालिश करनी चाहिए, ठीक है, जैसे हमारे में होता है वैसे बछड़ों में भी होता है। देखो ज़्यादा फर्क नहीं है यार, ठीक है, जैसे हम अपनी केयर करते हैं ना वैसे जानवरों की भी केयर करनी चाहिए, और ये ज़रूरी भी है। उसके बाद बच्चों को मौसम के अनुसार देखिए प्रोटेक्शन देना चाहिए, ठीक है, मतलब ज़्यादा गर्मी में मत भेजिए, ज़्यादा ठंडी नहीं लगनी चाहिए, थोड़ा सा सेफ जगह पे उनको रखिए, क्योंकि बच्चे हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, थोड़ी सी चीज़ों में भी ना उनका तबीयत बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। उसके बाद बच्चे को कुछ समय के लिए खुला छोड़ देना चाहिए ताकि घूमे फिरे। ऐसा नहीं है कि आज के ज़माने के जैसे एकदम मोबाइल वाल लेके सेल्फी वेल्फी खींच रहे हैं, भाई आ जाओ यार, फिर पोस्ट डाल रहे हैं माई न्यू काफ माई न्यू बछड़ा, जो भी है ये सब ना मत कीजिए। थोड़ा सा उसको फ्रीडम दीजिए, उसको अच्छा लगे, बाहर की हवा खाएगा, ठीक है, और अच्छा भी लगेगा उसको, थोड़ा सा अच्छा माहौल होगा उसके मूड का, हैप्पी हैप्पी सा थोड़ा सा। फिर बच्चे को खुरेरा करना चाहिए, खुरेरा मतलब वही ग्रूमिंग, एक प्रकार का जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए किया जाता है। फिर बच्चों को साफ रोशनी एवं हवादार स्थानों पर रखना चाहिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, आप सभी को पता ही होगा। फिर नवजात बच्चे को नर्म बिछावन की सुविधा देनी चाहिए, ये भी कॉमन सा चीज़ है, ये जो है ये थोड़ा सा ज़रूरी है कि जन्म के बाद रोगों से बचाव के लिए टीके लगाने चाहिए। देखिए ये बड़ा ज़रूरी है यार, टीके लगवाएंगे जब तक आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे, क्या है उनमें बीमारी होने का खतरा रह सकता है, तो वैक्सीन ज़रूरी है, लगाना चाहिए। और इसके बाद जो आपका एग्जामिनेशन में बहुत पूछा गया है कि जो नवजात बच्चे को रखना या खीस खिलाने के लिए क्या किया जाता है, क्या क्या उसकी पद्धति है, ये देखेंगे अपन। तो पहला रहता है कि नवजात बछड़े को ना 2 तरीके से रखा जाता है, एक माँ के पास रखना जिसको स्नेह वाला बोला जाता है, और एक माँ से दूर रखना जिसको विनिंग कहा जाता है। देखिए अब माँ से दूर तो नहीं रखना चाहिए, पर क्या है कुछ स्थानों पर ये जनरली हमारे इंडिया में होती नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी देखिए नवजात बछड़ों को भारत में अधिकतर माँ के पास रखते हैं। ये जो विदेशी है ना, ये बछड़ों को वीनिंग के थ्रू अलग रखते हैं, और इसके कुछ बेनिफिट भी हैं कुछ लॉसेस भी हैं, पर क्या है हम भारतीय हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं गायों से, तो हम क्या है उनको उनकी माँ से बिल्कुल अलग नहीं रखना चाहते हैं। और चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले जो माँ के पास रखना, ये नेचुरल मेथड है, ठीक है, प्रकृति का ही नियम है कि माँ बच्चे एक साथ रहेंगे ही। और इसके कुछ लाभ एवं हानियाँ हैं। लाभ क्या है कि बच्चे को स्वस्थ एवं शुद्ध दूध मिलता है। देखिए विनिंग में क्या किया जाता है, दूध जो खीस रहता है ना उसको आर्टिफिशियली पहले कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद पिलाते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा पार्शलिटी भी है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि प्रकृति का नियम है, रखना है तो रखना है यार, माँ के पास रहने में क्या ही दिक्कत है। अब कुछ प्रॉब्लम हो तो अलग बात है, अनलेस बिल्कुल दूर तो करना ही नहीं चाहिए। उसके बाद बच्चा दूध को सुगमता से पचा लेता है, ठीक है, दूध में किसी प्रकार का संदूषण नहीं हो पाता है, मतलब मिलावट नहीं हो पाती है, ठीक है, प्योर दूध मिलता है एकदम। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि देखिए जब बच्चा माँ के पास रहता है ना तो वो खुश भी रहता है, उसकी जो बॉडी एक्टिविटीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं, तो डाइजेशन अच्छा होता है, प्यार मिलता है उसको, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा कुछ हानियाँ भी हैं, वैसे उतनी ज़्यादा तो ये क्या बोल सकते हैं, खतरनाक
है कि नहीं, चलिए देखते हैं। एक ब्यात में दूध की सही मात्रा ज्ञात नहीं की जा सकती, मतलब सीधा सीधा यहाँ खुद का मुनाफा देखना है, ठीक है। क्या है कि जैसे मान लीजिए ब्याने के बाद आप दूध का कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट अगर बछड़ा पी लिया कितना पिया है इसके बारे में जान नहीं सकते हैं, तो ये है। उसके बाद बच्चे को वाइट स्कर जो एक डिजीज़ होता है ना, वो हो सकता है अधिक दूध पीने से। तो देखो यार, हम समझदार हैं, उसको उतना ही दूध पिलाओ जितना उसको ज़रूरत है, और वो भी समझदार हैं। तो ये जो हानि है ये खुद के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कर रहे हो कि नहीं। फिर बच्चा द्वारा पी गई दूध सही मात्रा में मालूम नहीं हो पाती, सेम वही पहला चीज़ आपका रिपीट हो रहा है। उसके बाद बच्चे द्वारा माँ के थनों को काटने से माँ को दूध देने में कष्ट होता है। अब एकदम बदमाशी बच्चा हो तो नहीं कह सकते हैं, अनलेस ऐसा नहीं है यार कि कोई भी एकदम चढ़ जाएगा, ठीक है, कि काट पीट देगा, ऐसा नहीं होता। तो ये कुछ हानियाँ हैं जो कि उतनी बड़ी नहीं है या उतना वैसा नहीं है कि आप उसको अलग रख सकते हो। चलिए दूसरे पद्धति के बारे में पढ़ते हैं, वीनिंग। ये जो है एक पहला तो आर्टिफिशियल मेथड है और आधुनिक विधि है, ठीक है, डिजिटल मेथड है। इसमें क्या करते हैं कि जो बच्चे हैं उसको माँ की तनों की सहायता से दूध ना पिलाकर कृत्रिम विधि से, जो बॉटल्स में होते हैं ना, उससे पिला देते हैं या कुछ मशीन से पिला देते हैं। जनरली करती है कि इसको ना बिल्कुल ही अलग कर देते हैं, ठीक है। कहाँ से अलग कर देते हैं? आपके माँ से अलग कर देते हैं। 1 महीने की उम्र में जब बच्चा हरी घास खाने लगे तो दूध की जगह सपरेटा दूध, और 2 महीने की उम्र में राशन देना प्रारंभ करना चाहिए। यहाँ रातब हो गया, राशन है। तो वीनिंग के बारे में क्या लाभ है, ये देखिए कि माँ के मर जाने पर बच्चे को असुविधा नहीं होती। मतलब इसका ये कहना चाहता है ना कि सपोज़ अगर किसी रीज़न से, ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है आपका, किसी रीज़न से अगर माँ को कोई तकलीफ़ हुई है या फिर उसकी डेथ हो गई है, तो उस समय क्या रहता है, अगर बच्चे को उसी टाइम से दूर रख दें तो वो जो एक क्या बोल सकते हैं, अटैचमेंट है, वो नहीं हो पाता है और बच्चा अकेला रहना सीख लेता है। उसके बाद बच्चे की मृत्यु हो जाने पर माँ के दूध उत्पादन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम वही चीज़ उल्टा कर दो, पहले अब बच्चा मर जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो गाय है उसको अच्छा नहीं लगेगा, एकदम उदास रहने लगेगी और मिल्क प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि बॉडी ही उसके साथ नहीं दे रही है। तो ये दोनों चीज़ों में सेम ही केस है कि अगर माँ बच्चे को किसी प्रकार की हानि होती है तो वीनिंग में उससे बचा जा सकता है। उसके बाद माँ से बच्चे को कोई बीमारी नहीं लगती। वही चीज़ है कि मान लेंगे अगर आपका जो प्रसव के दौरान कोई बीमारी गलती से लग गई है, आपके कुछ भी इन्फेक्शन इन्फेक्शन हो गया, तो वो इन्फेक्शन बच्चों में नहीं जाती है। उसके बाद बच्चों को उसके शरीर के भारानुसार संतुलित आहार दे सकते हैं। वही है कि आप खीस कितना पी रहा है वो समझ नहीं आता है, तो आप कैलकुलेटेड डाटा के थ्रू उसको खाना या पीना दे सकते हैं। बच्चे के लालन पोषण में कम खर्च आता है। माँ के प्रति बयान की जो दूध की मात्रा है उसका सही ज्ञात किया जा सकता है। तो ये कुछ उसके लाभ हैं, बट जो हानियां हैं वो ज़्यादा है। देखेंगे आप, बिना बच्चे के गाय एवं भैंस अच्छी तरह से नहीं पुआसती। मतलब सेम चीज़ है यार, स्नेह अलग होता है माँ बच्चे का। बिल्कुल अलग कर देंगे तो वो खुश रहेगी नहीं। उसको पता है कि ये उसकी माँ है, या माँ को पता है कि हमारा बच्चा, अगर अलग कर देंगे तो थोड़ा सा क्या यार, बहुत ही ज़्यादा उदासी लगेगा। उसके बाद बच्चे के लालन पोषण में परिचारक की आवश्यकता होती है। मतलब वही है कि समझाओ बार बार कि ठीक है अलग वाला। और बच्चे के पालन पोषण के लिए अधिक खर्च लगता है प्राकृतिक विधि से, क्योंकि देखिए आपको बिल्कुल सेपरेट रखना है, ध्यान रखना है, कैलकुलेटेड डाटा में उसको खाना देना है, राशन देना है, तो ये सारी चीज़ों में थोड़ी सी दिक्कत होती है। जो मेन है आपका खीस पिलाना, जहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ऑलमोस्ट हर साल 1 से 2 क्वेश्चन खीस से आता ही आता है, आप लिख के ले लो, ठीक है। तो क्या रहता है, गाय के जैर में एंटीबॉडी का प्रवेश नहीं हो पाता है, अतः बच्चे को पैदा होने के 24 से 36 घंटे के बीच जो खीस है वो पिलाना चाहिए। देखिए जो जेर रहता है, जो ऐसे आपकी क्या बोल सकते हैं, ट्यूबलर लाइक जो पाइप रहता है ना, वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। अब जेर कट गया है आपका, जेर कटने के बाद कोई न्यूट्रिएंट यहाँ से प्रोवाइड नहीं हो रही है गाय के द्वारा, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब जो आपका बछड़ा है वो एकदम अकेला हो चुका है। उसको एनर्जी के लिए अब खुद से कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं ना, हम माँ के जो दूध रहता है, स्टार्टिंग का दूध, जिसको कोलेस्ट्रम या खीस बोलते हैं, प्रकृति भी ना बड़ी अच्छी चीज़ है यार, सब सोच समझ के बनाई है। कि बच्चा आपका जैसे बाहर निकल जाएगा, जेर नहीं रहेगा, प्लासेंटा नहीं रहेगा, तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए पहले से ही क्या कर दिया गया है प्रकृति के द्वारा, वो जो स्टार्टिंग के 1 महीने के जो दूध रहते हैं ना, उसमें क्या किया गया, उन्होंने पहले ही एनर्जी दे दी कि देखो भाई, प्लेसेंटा के अलग होने के बाद भी तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम तुमको पर्याप्त मात्रा में एनर्जी देंगे। और यही जो 24 से 36 घंटे में ना, इसको कोलेस्ट्रम या खीस पिलाया जाता है, ठीक है। खीस में क्या रहता है आपका, विटामिन ए रहता है, डी रहता है और ई रहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पूरा फुल विटामिन मिल गया, मतलब एनर्जी मिल गया। फिर खीस बच्चों के पेट को साफ करता है, और जो मेन है पोषक तत्व प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि बच्चा जो है बहुत हेल्थी रहता है और
क्या बोल सकते हैं इसको, खुश रहता है। अब बच्चे को खींच क्यों पिलाना चाहिए? देखिए, क्यों पिलाना चाहिए तो सभी को पता होगा, बट साइंटिफिकली क्यों पिलाना चाहिए ये देख लेंगे कि खीस में जो लेसेक्टिव एक कैरेक्टर्स होता है जो कि बच्चे को जो पेट रहता है ना उसको साफ करता है, इजी डाइजेशन। देखिए, जो नवजात बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत सेंसिटिव रहते हैं, उनके ऑर्गन्स उतने ज़्यादा डेवलप नहीं रहते हैं, तो ठीक है, तो उनके ऑर्गन्स डेवलप ना हो और कुछ दिक्कत ना आए, इसलिए क्या रहते हैं, पहले ही जो आपके खीस में रहते हैं ना कैरेक्टर्स रहते हैं, फिर खीस से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ठीक है, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, क्योंकि विटामिन ए डी ई है भाई, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कि माँ के पेट से निकल रहा है और एनर्जी तो मिलेगा ही। उसके बाद खीस में उपस्थित ट्रिप्टोफैन शरीर में कोशिका को बनाने में सहायक होता है, ठीक है, वही बात है, सेल्स डेवलपमेंट करेगा। खीर में सॉरी खीर माफ़ कीजिएगा, खीस में प्रचुर मात्रा में आपका क्या रहता है, पोषक तत्व रहते हैं। इसके बाद सपोज क्या रहता है ना, खीस भी जो है ना वो सदैव नहीं निकलता है, ऐसा नहीं कि बछड़ा आ गया तो 1 साल तक खीस निकलता रहेगा, वो एक लिमिटेड टाइम तक निकलता है, ठीक है, खीस भी जो है आपका लिमिटेड टाइम, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते मैक्सिमम 4 हफ्ते, उससे ज़्यादा तो निकलता भी नहीं, और दूसरे तीसरे हफ्ते से तो मात्रा भी कम हो जाती है। तो अब आप बछड़े को क्या देंगे, तो बछड़े को एक प्रकार से मिल्क दिया जाता है, वोल मिल्क कहते हैं। इसके क्या क्या रहते हैं देख लेते हैं कि नवजात बछड़े को उसके शरीर के भार का 1/10 भाग खीस एवं संपूर्ण दूध पिलाना चाहिए, या फिर खीस बछड़े को प्रतिदिन 3 से 4 बार देनी चाहिए। ये आपका क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि जो नवजात बछड़ा रहता है ना उसको शरीर के एक भार का कितना प्रतिशत खीस दिया जाता है, तो 1/10, मतलब अगर आपका शरीर का भार 10 किलोग्राम है तो आप 1 किलोग्राम देंगे, 1/10 भाग मतलब यही होता है ना। अब मान लेते हैं कि बछड़े को खीस या दूध, साधारण दूध जो रहता है, 2 सप्ताह या अधिकतम 20 दिन तक उसके शरीर का 1/10 भाग देना चाहिए। इसके बाद क्या रहता है, खीस ऑटोमेटिकली कमी हो जाता है, तो अब क्या दिया जाता है, वॉल मिल्क दिया जाता है। अब उसका कंसंट्रेशन देखेंगे कि 20 से 30 दिन में, मतलब आपका जो तीसरा हफ्ता है, तीसरे और चौथे हफ्ते में उसके शरीर का 1/15 भाग संपूर्ण दूध और 1/20 भाग जो आपका सपरेटा दूध दिया जाता है, मतलब 1/15 वॉल मिल्क और 1/20 सेपरेटा। अब 30 से 60 मतलब 1 से 2 महीने में, अब देखिए आपके संपूर्ण दूध का भार जो है वो बढ़ गया है, ये पहले 1/15 था, अब 1/25 हो गया है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कम हो गया है, ठीक है, 1/25 मतलब कम हो गया है, और सपरेटा दूध का सेम वही भाग है। उसके बाद 60 से 100 दिन में सपरेटा जो आपका संपूर्ण दूध है वही है 1/25, सपरेटा दूध का जो मात्रा है वो वापस से कम हो गया है, ठीक है, दोनों 1/25 1/25 हो गए हैं। अब इसके बाद क्या है, नवजात बछड़े को गाय का संपूर्ण दूध कम से कम 2 सप्ताह अवश्य पिलाना चाहिए, ठीक है, जो स्टार्टिंग का एज रहता है यार, उस टाइम एनर्जी चाहिए रहती है तो उस टाइम पिलाना चाहिए। उसके बाद संपूर्ण दूध थोड़ी थोड़ी मात्रा में कम करते हैं और सपरेटा दूध को बढ़ाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, संपूर्ण दूध को कम करते हैं और सपरेटा दूध को बढ़ाया जाता है। इसके बाद क्या है, बछड़े को किसी भी प्रकार का दूध अधिकतम 24 सप्ताह तक ही देना चाहिए, ठीक है, 24 सप्ताह मतलब देखिए 1 महीने में 4 सप्ताह होते हैं, तो अगर 24 की बात की जा रही है तो आपका कितना महीना होगा, 8 महीने तक। 8 महीने के बाद क्या है, बिल्कुल उसको बंद कर दीजिए, आप उसको चारा दीजिए, दाना दीजिए, क्योंकि अब वो कैपेबल हो चुकी है कि वो चारा या दाना खा सके। उसके बाद क्या है, बछड़े को 6 माह के बाद चारागाह देना स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, वही चीज़ है, स्टार्टिंग में वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी तो दूध पिलाया जाता है, बट लेटर स्टेज में वो पी सकती है। उसके बाद बछड़े को 15 दिन की उम्र में गलघोटू से बचने के लिए टीका तथा 3 माह की उम्र में एंथ्रेक्स का टीका लगा देते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है ना, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि एंथ्रेक्स का टीका और गलघोटू का टीका कब लगाया जाता है, तो गलघोटू का 15 दिन में और एंथ्रेक्स का 3 माह में। उसके बाद नवजात बछड़े में 10 से 15 दिन की उम्र या 2 सप्ताह में आपका शिंगरोधन डिहॉर्निंग करनी चाहिए। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया कि डिहॉर्निंग का टाइम क्या है, तो 10 से 15 दिन या 2 सप्ताह आप मान सकते हैं। ये क्यों किया जाता है कि उस समय जो उसका हॉर्न रहता है ना वो थोड़ा नाजुक रहता है या सॉफ्ट रहता है, तो उसको इजीली काट सकते हैं। बड़ा होने के बाद भाई वो भी नाटक करेगा, काटेगा नहीं, एकदम आपको परेशान कर देगा, इसलिए उस वक्त ही इसको काट देते हैं। लास्ट है आपका केयर ऑफ बुल, मतलब जो सांड रहते हैं। अब हमने गाय पढ़ लिया, बछड़े पढ़ लिया, आपका गर्भवती गाय पढ़ लिया, ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब जो इम्पोर्टेंट है भाई, सांड भी तो इम्पोर्टेंट है ना। सांड भी तो इम्पोर्टेंट है भाई, इसके बिना आपके बछड़े कहाँ से आएंगे, तो सांड की देखरेख भी करनी जरूरी है। तो चलिए देखते हैं सांड सांड की देखरेख कैसे की जाती है। तो सांड जो पशु समूह का महत्वपूर्ण सदस्य है, क्योंकि डेयरी पशु के प्रत्येक सदस्य में 50% गुण जो होते हैं वो सांड के होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपका ब्रीडिंग हुआ तो 50% कैरेक्टर सांड के ही रहेंगे। अब डेयरी में ऐसा नहीं है ना कि 10-20 सांड रख देते हैं, ऐसा नहीं है।
10-20 गाय हैं तो उनके लिए एक सांड पर्याप्त है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सभी गायों में 50% गुण किसके होते हैं? आपके सांड के होते हैं। और इसीलिए पशुओं का जो सांड है ना, उसको पशुओं का आधा समूह कहा जाता है। इसको इंग्लिश में ना एक क्या बोल सकते हैं, कहावत कहते हैं, अ बुल इज हाफ ऑफ द हर्ड। क्या है? अ बुल इज द हाफ ऑफ हर्ड। हर्ड किसको बोलते हैं? ठीक है, ये भी आप जान लेंगे। हर्ड का मतलब होता है पशु का, जो गाय का समूह है ना, उसको हर्ड बोलते हैं। और इसका जो 50% होता है वो कौन होता है? आपका सांड। मतलब आप समझ ही सकते हैं कि सांड कितना महत्वपूर्ण है। अब इसके जो आपके रिप्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, इसके कैरेक्टर्स बढ़ाने के लिए इसका ध्यान रखना भी जरूरी है। तो क्या क्या ध्यान रखा जाता है? सबसे पहला, जिन बछड़े को सांड बनाना होता है उसे 6 महीने की उम्र से ही अलग कर देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अलग कर दीजिए आप। अगर उसके कैरेक्टर्स आपको अच्छे दिख रहे हैं या उसका जो पेरेंट्स है वो अच्छे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोजेनी भी अच्छा है कि उसको अलग कर दीजिए और उसकी देखभाल कीजिए। उससे काम मत कराइए एकदम, उसके रिप्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है। वृद्धि करने वाला बछड़ा जिसे सांड बनाना है उसे डीसीपी जो रहता है 12 से 17% और टीडीएन 70% देना चाहिए। सांड को 100 किलोग्राम शरीर भार पर 1 किलोग्राम जो आपका है, ठीक है, दलहनी है जो है, वो देना चाहिए। वृद्धि करने के लिए सांड को भोजन में विटामिन और खनिज पदार्थ देने चाहिए। प्रजनन करने वाले सांड के लिए सेम वही आपका रिपीट हुआ है, 12 से 17% डीसीपी और 70% टीडीएन। उसके बाद सांड के लिए 100 किलोग्राम बॉडी वेट पर 2 से 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ ड्राई मैटर देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये क्या था, हे की बात कर रहा है और यहाँ क्या है, ड्राई मैटर। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। वैसे राशन में तो बता ही जाएगा, बट फिर भी याद रखेंगे कि उसके शरीर के भार का 2 से 2.5 किलोग्राम है, वो क्या दिया जाता है? अगर 100 किलोग्राम आपकी सांड है तो उसको 2 से 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे गलती से थोड़ा सा टाइपिंग एरर हुआ है। ठीक है, कि यहाँ 2 और -2 और -5 है, तो ये डैश नहीं है, ये दशमलव है। ठीक है, इसके बाद क्या है, सांड से दूसरे वर्ष में प्रत्येक सप्ताह 2 सर्विस ली जा सकती है, अर्थात एक वर्ष में औसतन 90 से 100 गाय गर्भित किए जा सकते हैं। ठीक है, जब 2 साल का हो जाता है तो वो कैपेबल हो जाता है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं, वो सीमेन जो आपका प्रोडक्शन है वो शुरू कर देता है, तो आप 2 साल के बाद से ले सकते हैं। उसके बाद सांड को वश में करने के लिए, ठीक है, यहाँ वश है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर इस बार ज़्यादा है तो सांड को वश में करने के लिए 8 से 12 माह की उम्र में उसके नथुने जो नॉस्ट्रिल होते हैं उसमें छल्ला लगा देते हैं। अब पिक्चरों में देखिए तो कॉमन से एकदम कार्टून में भी रहता है, नाक में छल्ला रहता है। तो वो पूछा भी गया है कि पशु जो आपके सांड है ना, उसके नाक में छल्ले क्यों लगाए जाते हैं? तो उसको अपने वश में करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए। वश में मतलब ये मत समझिएगा ना एकदम जादू टोना करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उसमें क्या लगाया जाता है? आपका जो रिंग लगाया जाता है। जिस बछड़े को सांड बनाना है उसको अल्पायु अर्थात 2 सप्ताह में सिंगरोधन कर देना चाहिए, कॉमन सी चीज़ है। यदि सांड बाहर से खरीदा तो कम से कम 5 से 7 दिन या एक सप्ताह उसको झुंड से अलग रखना चाहिए। अलग रखने का रीज़न यह है कि उसका स्वभाव देखा जाता है, उसकी हरकतें देखी जाती हैं, सही है कि नहीं है भाई। ऐसा नहीं है कि झुंड में मिलकर एकदम किसी को मारपीट दे रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए उसको थोड़ा सा विजिलेंस या इवोल्यूशन में रखा जाता है, देख रेख की जाती है, इसलिए ये किया जाता है। तो आपका जो ये टॉपिक है फाइनली केयर एंड मैनेजमेंट जो है वो आपका कंप्लीट होता है। यहाँ से स्टार्टिंग से अभी तक आप बिल्कुल पढ़िए, एक बार फिर से रीड कीजिए। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछिए। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, देखिए बहुत बड़ा है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको सेपरेटली बताई गई हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, तो आपको उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास आपके लिए नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।